माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, आय व्यय अनुमान वर्ष 2003-2004 का उपस्थापन। माननीय वित्त मंत्री जी। आपकी आज्ञा से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2002-2003 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। राज्य की जिस वित्तीय स्थिति में हमने लगभग 4 वर्ष पूर्व शासन की बागडोर संभाली थी, वो अत्यंत कठिन थी। उस समय की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति से राज्य की जनता को अवगत कराने की दृष्टि से हमारी सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया। जब हमने शासन संभाला था उस समय प्रमुख समस्या पूर्व सरकार के निर्णयों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले दायित्वों को निभाने के साथ साथ भीषण अकाल का सामना करने की थी। दुर्भाग्यवश गत 4 वर्षों की अवधि में हमारे प्रदेश में अकाल की स्थिति रही। वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद हमने अकाल की विभीषिका का डटकर मुकाबला किया तथा जनता व पशुधन की रक्षा की। परंपरागत दृष्टिकोण में बदलाव लाकर हमने अकाल को भी विकास से जोड़ा। अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत हमने पक्के कार्य करवाने को प्राथमिकता दी, जिससे राज्य में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके। इन राहत कार्यों हेतु हमने अपने स्रोतों से प्राप्त संसाधनों के अतिरिक्त नाबार्ड से भी 140 करोड़ 30 लाख रुपए का ऋण लिया। सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि वर्तमान अकाल पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक व्यापक एवं भीषण है। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि इस संकट से निपटने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्र सरकार से अपेक्षित नगद राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में हम अपने बलबूते पर संसाधनों की व्यवस्था करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अन्य खर्चों में कटौती क्यों न करनी पड़े। राज्य में वर्षा की लगातार कमी व अकाल की स्थिति रहने के परिणाम स्वरूप हमारे सकल घरेलू उत्पाद पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद हमने हमारे कर राजस्व के संग्रहण में वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 की अवधि में 13% वार्षिक की औसत वृद्धि दर हासिल की। हमारा कर राजस्व जो वर्ष 1998-99 में 3,939 करोड़ 34 लाख रुपए था, वर्ष 2001-2 में बढ़कर 5,671 करोड़ 17 लाख रुपए हो गया। वर्ष 2002-2003 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य का कर राजस्व 6,481 करोड़ 51 लाख रुपए होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। जैसा कि माननीय सदस्यों को अवगत है, राज्य की वित्तीय स्थिति डगमगाने का प्रमुख कारण 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना रहा है। हमारे राज्य में कर्मचारियों को वर्ष 1992 से 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान स्वीकृत किए जा रहे थे। इन चयनित वेतनमानों के कारण 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्तीय भार और अधिक पड़ा। इसके साथ ही पेंशन भार में अत्यधिक वृद्धि हुई। वर्ष में दो बार महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का भार भी सरकार पर आया। वर्ष 2003-04 में वेतन भत्तों पर
40 करोड़ रुपए व्यय होना अनुमानित है, जबकि वर्ष 97-98 में इस मद में 3,395 करोड़ रुपए व्यय हुए थे। इसी प्रकार सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के पेंशन परिलाभों का व्यय वर्ष 1997-98 में 596 करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में वर्ष 2004 में यह व्यय 1,913 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। हमारी सरकार द्वारा मितव्ययता बरतने व अनावश्यक व्यय में कमी करने पर विशेष ध्यान दिया गया तथा रिक्त पदों को भरते समय उनकी वास्तविक उपादेयता को ध्यान में रखने के कारण हम व्यय में बढ़ोतरी सीमित रखने में सफल हुए। वर्ष 1998-99 पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान को छोड़कर हमारे गैर आयोजना राजस्व व्यय में 31% की वृद्धि हुई थी। उसकी तुलना में वर्ष 2001-02 में यह वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में 1% से भी कम रही है। हमारे राज्य पर कर्जे व अन्य देनदारियों में बढ़ोतरी की समस्या का सामना करना पड़ा है। हमने जब शासन संभाला था उस समय राज्य पर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज एवं देनदारियों का भार था। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, वर्ष 1998-99 से राजस्व व्यय में अत्यधिक बढ़ोतरी होने तथा उसके अनुपात में राजस्व आय में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण राजस्व घाटा अधिक होने लगा। इस घाटे की पूर्ति करने के साथ साथ विकास कार्यों हेतु संसाधन जुटाया जाना भी आवश्यक था, जिसके लिए हमने ऋण आधारित संसाधनों का सहारा लेना पड़ा। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऋण भार की समस्या केवल राजस्थान की नहीं है, देश के सभी राज्य बढ़ते कर्ज से चिंतित हैं। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 1998 से अब तक देश के सभी राज्यों का कुल ऋण व देनदारियाँ बढ़कर 2 से 3 गुना हो गई हैं। 31 मार्च 2003 को राजस्थान का प्रति व्यक्ति कर्ज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा से कम है। इस अवधि में केंद्र सरकार का प्रति व्यक्ति कर्ज हमारे राज्य की तुलना में लगभग दुगुना अनुमानित है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, 11वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2000 से 2005 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के शुद्ध संग्रहण में राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाकर राज्यों को अंतरित किए जाने वाले केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि का भी अनुमान किया गया था। आयोग ने राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए वर्ष 2000, 2001 व 2001-2002 में राज्य का आयोजन भिन्न राजस्व घाटा क्रमशः 955 करोड़ 26 लाख रुपए एवं 289 करोड़ 42 लाख रुपए माना था तथा राज्य को इसके बराबर की राशि का अनुदान देने की सिफारिश की, जबकि हमारे अनुमानों के अनुसार यह घाटा कहीं अधिक था। 11वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2001 से वर्ष 2002-2003 की अवधि के लिए राज्य का केंद्रीय करों में हिस्सा 10,430 करोड़ 44 लाख रुपए अनुमानित किया था, जबकि केंद्र सरकार से इस अवधि में केवल 8,782 करोड़ 7 लाख रुपए प्राप्त हुए। इस प्रकार 11वें वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में पहले 3 वर्षों में 1,648 करोड़ 37 लाख रुपए राज्य को कम मिले। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2001 से वर्ष 2002-2003 की अवधि में राज्य को देकर राजस्व में हिस्सा राशि के अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण कम हुआ है। इन 3 वर्षों में केंद्र सरकार के 9,648 करोड़ 48 लाख रुपए के अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण 8,782 करोड़ 7 लाख रुपए ही हुआ है। इस प्रकार केंद्र सरकार के अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण में 866 करोड़ 41 लाख रुपए की कमी रही है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आय के अनुमानों को ध्यान में रखते हुए व्यय के अनुमान तैयार किए जाते हैं, परंतु वर्ष के अंत में कम राजस्व प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को इसकी पूर्ति ऋण लेकर ही करनी पड़ती है। कर्जे में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ब्याज भुगतान में बढ़ोतरी की समस्या का सभी राज्यों को सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी।
इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा डेट स्वैप की योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके अंतर्गत 13% वार्षिक से अधिक ब्याज की दर के पूर्व वर्षों के केंद्र सरकार से मिले हुए ऋणों को वर्तमान कम ब्याज दर के अल्प बचत एवं बाजार के ऋणों से चुकाया जाना है। राज्य सरकार ने इस योजना पर अपनी सहमति दे दी है, जिससे ब्याज के भुगतान के दायित्वों में कुछ राहत मिलेगी। हम केंद्र सरकार से यह भी मांग करते हैं कि पूर्व वर्षों के वर्तमान ब्याज दर से महंगे केंद्रीय ऋणों एवं बाजार से लिए गए ऋणों के संबंध में भी ऐसी ही योजना बनाएं, ताकि डेट स्वैप की योजना का राज्य को पूरा लाभ मिल सके। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि बढ़ते ऋण भार व ब्याज भुगतान के दायित्वों की गंभीर समस्या का समाधान केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकार मिलकर ही कर सकते हैं। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राज्य के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया। हमने हमारी प्राथमिकताएं इस दृष्टि से निर्धारित की, जहां एक और आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा सके, वहीं समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण भी हो। राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से हमने मानव संसाधन, ऊर्जा एवं सड़क विकास को सर्वाधिक महत्व दिया। इस प्रकार सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों एवं निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण की दृष्टि से अनेक कार्य किए, जिनमें पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए जिला मुख्यालयों पर छात्रावासों का निर्माण, बेरोजगार व्यक्तियों को गुमटियों का आवंटन, प्रतिभावान छात्रों को राजकीय व्यय पर चयनित निजी स्कूलों में प्रवेश, गरीब विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान, पात्र व्यक्तियों को अभियान चलाकर वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त पेंशन स्वीकृत करना व कतिपय गंभीर रोगों के महंगे और विशिष्ट इलाज के लिए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। हाल ही में योजना आयोग द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक प्रगति के निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा की गई प्रगति का अध्ययन किया गया, जिसे नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001 के नाम से प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कम प्रगतिशील राज्यों के समूह में, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उड़ीसा सम्मिलित हैं, राजस्थान ने सर्वाधिक प्रगति की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख 15 राज्यों की तुलनात्मक स्थिति में राजस्थान, जो कि वर्ष 1991 में 11वें स्थान पर था, 2001 में 9वें स्थान पर आया है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2003-2004 के बजट प्रस्तावों में, जिसमें आधारभूत ढांचे के विकास के साथ साथ सामाजिक सेवाओं के विकास व विस्तार पर बल दिया गया है, राज्य की प्रगति के निर्धारित मानकों में सुधार होगा, जिससे शीघ्र ही हम हमारे राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला सकेंगे। 12वां वित्त आयोग। माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 1 नवंबर 2002 को एक अधिसूचना जारी कर भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसरण में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में 12वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विभाजन योग्य करों की शुद्ध आय का वितरण, राज्यों के बीच ऐसी आय से संबंधित हिस्से का आवंटन एवं राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशियों का निर्धारण करेगा। हम वित्त आयोग के समक्ष राज्य की विषम वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए अधिक से अधिक सहायता राशि एवं करों में हिस्सा दिए जाने हेतु यथासंभव अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वित्त आयोग के सम्मुख राज्य का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करने के संबंध में वे अपने अमूल्य सुझाव हमें देंगे। आर्थिक समीक्षा। वर्ष 1993-94 की स्थिर कीमतों पर हमारे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2001-2000 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 57,379 करोड़ रुपए रहा है, जो पूर्व वर्ष 2001 की तुलना में 10% अधिक है तथा यह पूर्व में लगाए गए 55,655 करोड़ रुपए के अग्रिम अनुमानों से अधिक रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। वर्ष 2002 में राज्य के अधिकांश भागों में औसत से बहुत कम वर्षा हुई, जिसका कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1993-94 की स्थिर कीमतों पर चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 53,232 करोड़ रुपए होने की संभावना है, जो गत वर्ष की तुलना में
7.2% कम है। स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित कमी मूलतः कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के उत्पादन में 29.6% की गिरावट के कारण है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 3.3% की वृद्धि होना अनुमानित है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2002-2003 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 87,372 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 2.6% कम है। वार्षिक योजना राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 2003-2004 के आकार के निर्धारण के लिए योजना आयोग से विचार विमर्श शेष है। राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष की योजना का तदर्थ आकार 5,857 करोड़ 98 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। इस योजना की 36.9% राशि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं हेतु, 28.4% राशि विद्युत हेतु, 10.8% राशि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु व 9.1% राशि ग्रामीण विकास हेतु तथा 8.6% राशि परिवहन सेवाओं हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है। सड़कों का राज्य के विकास से सीधा संबंध है। इस दृष्टि से हमने सड़कों की स्थिति सुधारने पर अत्यधिक महत्व दिया है। सड़क विकास हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना की 8% राशि इस हेतु आवंटन की गई, जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि मात्र 4.8% थी। दिसंबर 1998 से जनवरी 2003 तक राज्य में सकल सड़कों के विकास पर 2,093 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है, जिसमें चालू वर्ष में माह जनवरी तक 698 करोड़ 94 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिसंबर 1998 से जून 2002 तक 6,805 किलोमीटर लंबी डामर सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे 4,887 गांवों को जोड़ा जा सका है। इसमें 1,201 पंचायत मुख्यालय सम्मिलित हैं। इस दौरान 19,337 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। इसके साथ साथ अकाल राहत कार्यों के तहत 32,000 किलोमीटर ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1,000 से अधिक जनसंख्या वाले 417 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत वर्ष 2001-2002 में देश में निर्मित सड़कों में से 69% सड़कें राजस्थान में बनी हैं। इस हेतु मैं विभाग के अभियंताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी लगन व मेहनत से राजस्थान को यह गौरव प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत मैंने गत वर्ष के बजट भाषण में राज्य के पर्यटन व धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली विभिन्न सड़कों के उन्नयन व नवीनीकरण कार्य प्रस्तावित किए थे। ऐसी सड़कों में से रींगस खाटू श्याम जी, लक्ष्मणगढ़ सालासर, भीलवाड़ा नाथद्वारा, पीपासर मुकाम सड़कों के उन्नयन व नवीनीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष सड़कों का कार्य प्रगति पर है, जिसे इस वर्ष माह सितंबर तक पूरा किया जाएगा। आगामी वर्ष इस योजना के अंतर्गत 76 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें निम्न सड़कें शामिल हैं। जयपुर से भीलवाड़ा वाया डिग्गी, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा, मांडलगढ़। 2 भरतपुर से बैरोड वाया डीग, नगर, अलवर। 3 बूंदी से लालसोट वाया लखेरी, इंद्रगढ़, सवाई माधोपुर। 4 चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा वाया प्रतापगढ़। डूंगरपुर से रतलाम स्टेट बॉर्डर वाया सागवाड़ा, बांसवाड़ा। डूंगरपुर से सीमलवाड़ा, बालोतरा, बायतू, बाड़मेर, गडरा रोड। भरतपुर से सैंपोवाड़ी वाया रूपबास, गंगानगर से रायसिंह नगर वाया पदमपुर। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ वाया डबोक, मावली, भोपाल सागर, कपासन। जयपुर से खाटू रोड वाया जोबनेर, पंचकोटिया, लूणवा, नावा, कुचामन। जैसलमेर सम घनाना, भरतपुर से मथुरा, अलवर से सिंघाना वाया शाहपुरा, कांवट, नीम का थाना, खेतड़ी। सिरोही से शेरगढ़ वाया कालिंद्री, रामसिंह, जालोर, सिवाना एंड बालोतरा। कुछ सड़कों के मिसिंग लिंक्स के रूप में लगातार 3,200 किलोमीटर की दूरियों को चिन्हित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान सड़क उन्नयन परियोजना के अनुरूप इन मिसिंग लिंक्स को पूर्ण करने के उद्देश्य से
इस योजना का कार्य भी हाथ में लिया जाएगा। राज्य में सड़क पुल निर्माण हेतु निजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान सड़क अधिनियम 2002 लागू किया गया है। इस अधिनियम से निजी निवेशकों की विभिन्न आशंकाओं का निराकरण हुआ है। इस पद्धति के तहत लागू की जाने वाली परियोजनाओं में निवेशकों की भूमिका स्पष्ट हो गई है। बीओटी पद्धति के तहत राज्य में किए गए 143 करोड़ रुपए के निजी निवेश से 18 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। साथ ही 1425 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं तैयार की गई हैं। आगामी वर्ष राज्य योजना में ऊर्जा क्षेत्र में 1146 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसकी विगत निम्नानुसार है। उत्पादन मद में 240 करोड़ रुपए, प्रसारण मद में 380 करोड़ रुपए, उप प्रसारण वितरण प्रणाली में सुधार तथा एलटी लेस योजनाओं हेतु 400 करोड़ रुपए एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु 126 करोड़ रुपए। इसके अतिरिक्त 14 करोड़ 7 लाख रुपए का निवेश राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के माध्यम से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए प्रस्तावित है, जिसमें से कि 25 गांवों का स्टैंड अलोन सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली से विद्युतीकरण भी किया जाएगा। उत्पादन मद में प्रस्तावित प्रावधान में से सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की तृतीय चरण की 5वीं इकाई हेतु 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस इकाई से लक्ष्य से 6 माह पूर्व जून 2003 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ होना संभावित है। कोटा तापीय विद्युत गृह की 6ठी इकाई हेतु 38 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस इकाई से अगस्त 2003 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ होना संभावित है। बाड़मेर जिले के गिराल में लिग्नाइट पर आधारित विद्युत परियोजना के प्रथम चरण हेतु 75 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। विद्युत छीजत में कमी लाने के उद्देश्य से प्रसारण तंत्र का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इस हेतु आगामी वर्ष विभिन्न क्षमताओं के 2301 किलोमीटर लंबी लाइनें डालना एवं 400 किलोवाट के 220 किलोवाट के 3, 132 किलोवाट के 18 व 33 किलोवाट के 120 नए ग्रिड सब स्टेशन बनाए जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 500 गांवों तथा 150 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को 15,000 कुटीर ज्योति कनेक्शन जारी किए जाने प्रस्तावित हैं। वर्ष 2003-2004 में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए 417 करोड़ 46 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इस राशि में से बीसलपुर परियोजना पर 65 करोड़ रुपए, नर्मदा परियोजना पर 50 करोड़ रुपए, रतनपुरा वितरिका निर्माण कार्यों पर 9 करोड़ रुपए, छापी परियोजना पर 12 करोड़ रुपए, माही परियोजना पर 24 करोड़ रुपए एवं गंगा नहर आधुनिकीकरण योजना पर 49 करोड़ 60 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। आगामी वर्ष में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 29,500 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो सकेगी। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना प्रारंभ कर दी गई है, जिसके माध्यम से कृषकों की सहभागिता से प्रदेश के 24 जिलों के 6,19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कुशल जल प्रबंधन सुनिश्चित हो जाएगा। यह परियोजना कृषकों के साथ, कृषकों के द्वारा एवं कृषकों के लिए के सिद्धांत पर आधारित है। सिंचाई, कृषि, भूजल एवं पर्यावरण विभागों के समन्वय से इस परियोजना को आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना क्षेत्र में जल उपभोक्ता समितियों का गठन कर इन्हें सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम के तहत उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। परियोजना के अंतर्गत 1,300 किलोमीटर लंबी नहरों का सुदृढ़ीकरण का कार्य करना प्रस्तावित है। इससे संबंधित निविदाएं आमंत्रित कर 40 सिंचाई नहर प्रणालियों का कार्य का आवंटन कर दिया गया है एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 16 बांधों के सुरक्षा के आधार पर
जीर्णोद्धार कार्य भी निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है। शेष कार्यों का निष्पादन भी चरणबद्ध तरीके से माह जुलाई 2003 तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। आगामी वर्ष इस परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राज्य की मरुगंगा एवं प्रदेश की जीवन रेखा है। इस परियोजना के लिए अगले वर्ष की योजना में 177 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे 210 किलोमीटर लंबी पक्की नहरों का निर्माण संभव होगा, जिससे 36,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु आगामी वर्ष 63 करोड़ 59 लाख रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। 47 करोड़ रुपए की लागत से पक्के खालों का निर्माण कर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। चंबल परियोजना के सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु आगामी वर्ष में 6 करोड़ 32 लाख रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं, जिससे 2,500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि विकास के कार्य कराए जाएंगे। राज्य में पेयजल की समस्या का दीर्घकालीन समाधान आवश्यक है। वर्षा के जल का पेयजल के लिए उपयोग करने के लिए कई योजनाएं हाथ में ली गई हैं। इनमें इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट कैनाल के जरिए तथा बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने तथा परंपरागत कृत्रिम भूजल पुनर्भरण तथा कुएं बावड़ियों का पुनरुद्धार संबंधी योजनाएं प्रमुख हैं। भूजल में निरंतर कमी, जल की गुणवत्ता में ह्रास व पानी के स्तर नीचे जाने से 237 ब्लॉकों में से मात्र 49 ब्लॉक सुरक्षित रहे हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा भूजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतही जल स्रोतों पर आधारित 3,536 करोड़ 90 लाख रुपए की विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस योजना में से 94 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज 2 का कार्य शुरू किया जा चुका है। आगामी वर्ष इस योजना पर 42 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। जयपुर शहर की पेयजल की कमी की पूर्ति के लिए बीसलपुर बांध से जल प्रदाय की योजना के 690 करोड़ रुपए की लागत के प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना हेतु 480 करोड़ रुपए एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 6 संभागीय मुख्यालयों की आधारभूत सुविधाओं के विकास की परियोजनाओं से प्राप्त होंगे। इस योजना पर आगामी वर्ष में 20 करोड़ रुपए व्यय किए जाना प्रस्तावित है। जयपुर, टोंक तथा नागौर जिलों के 693 गांवों एवं 7 कस्बों में व्याप्त फ्लोराइड की समस्या के निराकरण के लिए 216 करोड़ 55 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। आगामी वर्ष इस योजना पर 53 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सवाई माधोपुर और करौली जिले में खारे पानी की समस्या के निराकरण के लिए 240 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत की योजना स्वीकृत की गई है। इससे इन जिलों के 1067 गांवों व 3 कस्बों के नागरिकों को लाभ होगा। आगामी वर्ष इस योजना पर 65 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय होंगे। राजसमंद जिले के 206 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 128 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत की बघेरी नाका जल योजना स्वीकृत की गई है, जिस पर आगामी वर्ष में 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल हेतु चालू वर्ष में 1,477 करोड़ 83 लाख रुपयों के प्रावधान की तुलना में वर्ष 2003-2004 में 1,611 करोड़ 49 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। सूचना प्रौद्योगिकी हेतु आगामी वर्ष 11 करोड़ 92 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। प्रशासन में नई संचार तकनीक का उपयोग बढ़ाने की दृष्टि से सभी जिलों को हॉटलाइन से जोड़ दिया गया है तथा समस्त संभागीय मुख्यालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है, जिसके दूरस्थ स्थानों पर प्रशासन की पकड़ मजबूत होगी। सचिवालय परिसर में स्थित सभी विभागों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना प्रस्तावित है। पूरे देश में आर्थिक मंदी की स्थिति को देखते हुए हमने सीमित वित्तीय स्रोतों के बावजूद राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। राज्य में बड़े उद्योगों की तुलना में लघु एवं कुटीर उद्योगों को सफल होने की अधिक संभावना है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादों की बिक्री में बिचौलियों की भूमिका सीमित करने की दृष्टि से जयपुर व जोधपुर में अर्बन हाट बाजार की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, जिससे लघु व कुटीर उद्यमियों तथा दस्तकारों के उत्पादों का प्रदर्शन विक्रय संभव हो सकेगा।
रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा अधिग्रहित इकाइयों के बेचान की गति को तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2002-2003 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि बिक्री से प्राप्त राशि का 70% वित्तीय संस्थान स्वयं रखेगा तथा शेष 30% राशि में से अन्य विभागों की देनदारियां अनुपातिक रूप से बांटी जाएंगी तथा क्रेता द्वारा खरीदी गई औद्योगिक इकाई सभी प्रकार की देनदारियों से मुक्त होगी। इस निर्णय के सुखद परिणाम प्राप्त हुए हैं। उद्योग जगत में मंदी के बावजूद इस निर्णय के परिणाम स्वरूप अप्रैल 2000 से जनवरी 2003 की अवधि में रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा 251 इकाइयाँ बेची गईं, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में 184 इकाइयाँ बेची जा सकी थीं, जहां ये उल्लेखनीय है कि इन बेची गई इकाइयों में से 243 इकाइयों ने अपना उत्पादन पुनः प्रारंभ कर दिया है, जिनमें लगभग 2500 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष कोटा में 10 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से तथा जोधपुर में 13 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से एग्रो फूड पार्क स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। राज्य में खनिज के विपुल भंडार उपलब्ध हैं। राज्य में कच्चे तेल की खोज में कच्चे तेल से खनन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा है। गुढ़ामलानी एवं कोसलू क्षेत्रों में खोदे गए 2 कुओं में से प्रत्येक कुएं से 2000 बैरल प्रतिदिन से अधिक के उच्च कोटि के कच्चे तेल की आवक क्षमता प्रमाणित हुई है। इसके साथ साथ ग्राम नगर जिला बाड़मेर के निकट खोदे गए कुएं से अच्छी किस्म के 155 मिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडारों का आंकलन किया गया है। इस कुएं से प्रतिदिन 9.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की आवक क्षमता का आंकलन भी किया गया है। तेल एवं गैस के ये भंडार तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी कम गहराई पर पाए जाने के कारण इनका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में होने का अनुमान है। अगले 6 महीनों में कुछ और कुएं खोदे जाने का कार्यक्रम भी है। श्री गंगानगर जिले में अच्छी किस्म के कच्चे तेल का पता लगाया गया है। हमें आशा है कि इन कुओं से तेल व गैस का उत्पादन शीघ्र प्रारंभ होगा, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा व राजस्व में भी समुचित वृद्धि हो सकेगी। बीकानेर तथा गिराल जिला बाड़मेर में उपलब्ध विशाल लिग्नाइट भंडारों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम एवं मरुधर पावर प्राइवेट लिमिटेड ने रुचि दिखाई है। इन परियोजनाओं में बाहर से कोयला लाने के स्थान पर राज्य में उपलब्ध लिग्नाइट से तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादित हो सकेगी। कृषि संबंध विभिन्न गतिविधियों के लिए आगामी वर्ष कुल 408 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में 190 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ व रबी की विभिन्न फसलों की बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। अन्य फसलों के अलावा 114 लाख टन खाद्यान्न तथा 37 लाख टन तिलहन का उत्पादन होने की आशा है। इस हेतु किसानों को आगामी वर्ष में लगभग 7 लाख टन प्रमाणित व उन्नत बीज तथा 8 लाख टन रासायनिक खाद उपलब्ध कराई जाएगी। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत राज्य के किसान व खेतिहर मजदूरों को कृषि कार्य अथवा मंडी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय अथवा घर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर उससे 15,000 रुपये तक अथवा मृत्यु होने पर उसके परिवार को 30,000 रुपये की सहायता राशि दे है। गत 4 वर्षों से लागू इस योजना में अब तक 4,475 व्यक्तियों को 7 करोड़ 97 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई है। समय के साथ साथ इस योजना के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। पिछले 4 वर्षों में 423 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय किए जाकर 6,98,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भू संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। आगामी वर्ष में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण कार्यक्रमों के लिए 56 करोड़ 3 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से प्राप्त 70 करोड़ 80 लाख रुपयों से जल ग्रहण व भू संरक्षण कार्य भी कराए जाएंगे। उद्यानिकी विकास के लिए आगामी वर्ष में 8 करोड़ 92 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। विभिन्न योजनाओं के तहत मसाले, फल, औषधियाँ, फसलों की तकनीकी खेती आदि कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। पुष्प एवं मशरूब उत्पादन से सीमित जल संसाधन का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि में प्लास्टिक का उपयोग करने तथा ड्रिप संयंत्र लगाने आदि के कार्य संपादित किए जाएंगे। हमारे राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में किसान को समय पर आवश्यक फसली ऋण उपलब्ध कराने, अच्छी किस्म के खाद बीज
व प्रभावशील कीटनाशक आदि उपलब्ध कराने एवं कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहकारी संस्थाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु चालू वर्ष 1200 करोड़ रुपए की लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2003-04 में 1400 करोड़ रुपए के फसली ऋण के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त भूमि विकास बैंकों के माध्यम से अगले वर्ष 290 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता क्षेत्र में विख्यात अमूल पद्धति पर चलाया जा रहा है। अनवरत काल की परिस्थिति में दुग्ध उत्पादन से ग्रामीण जनता को आर्थिक संबल प्रदान किया है। विगत 4 वर्षों में दूध संकलन में 70% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। दूध संकलन के क्रय मूल्य के रूप में 1 करोड़ 40 लाख रुपए प्रतिदिन का भुगतान कर ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान किया गया है। डेयरी फेडरेशन ने पशुपालकों को अनुदानित दरों पर पशु आहार व चारा उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था भी की है। गत 2 वर्षों से दुग्ध संकलन एवं विपणन में हमारा राज्य उत्तर भारत के राज्यों में लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। दूध की बढ़ती आवक को देखते हुए दुग्ध संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आगामी वर्ष में वनों के विकास एवं मृदा संरक्षण हेतु केंद्रीय प्रवर्तित एवं राज्य योजना मद में 118 करोड़ 46 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बनास नदी एवं नदी घाटी परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में जल एवं भू संरक्षण कार्य हेतु आगामी वर्ष 19 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जापान सरकार के सहयोग से आगामी वर्ष में राजस्थान वाल्मीकि एवं जैव विविधता परियोजना को प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष में 72 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्थान की 3/4 आबादी अभी भी गाँव में रहती है, अतः हमारी ग्रामीण जनता की उन्नति ही राज्य के विकास का पर्याय है। हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, ग्रामीण विकास के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं को और ज़्यादा प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार देकर मजबूत बनाया जाएगा। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताएं निश्चित की जा सकें तथा उनकी प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ग्रामीण विकास से सीधे जुड़े हुए विभागों, कर्मचारियों एवं योजनाओं का नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जा रहा है तथा उनसे संबंधित बजट विस्तारित किया जाएगा। चालू वर्ष में जनवरी 2003 तक ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं हेतु केंद्र सरकार से प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार के अंशदान सहित कुल 499 करोड़ 91 लाख रुपए की तुलना में 519 करोड़ 8 लाख रुपयों का व्यय किया गया है, जो प्राप्त राशि का 104% से अधिक है। संपूर्ण ग्रामीण योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में अब तक 266 लाख मानव दिवसों का रोजगार संभव हो सका है। आगामी वर्ष में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर 536 करोड़ रुपए व्यय किए जाने अनुमानित हैं। आगामी वर्ष में इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि आवासीय योजनाओं के अंतर्गत 22,000 नए आवासों के निर्माण एवं 10,000 कच्चे व अर्धनिर्मित आवासों को क्रमबद्ध करने पर 45 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। 4 वर्ष के लगातार अकाल के कारण उत्पन्न कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारा राज्य उन चंद अग्रणी राज्यों में है जहां छोटे बच्चों को विद्यालय में दोपहर के भोजन के रूप में घुघरी खिलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत 60,000 विद्यालयों के 70 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही इससे 60,000 महिलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सुलभ हो सका है। अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोपहर के भोजन की यह व्यवस्था आगामी ग्रीष्म अवकाश में भी जारी रखी जाएगी। आगामी वर्ष में इस कार्यक्रम हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चयनित व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए आगामी वर्ष 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राज्य के 5 जिलों अलवर, जयपुर, बाड़मेर, सीकर व झालावाड़ हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 17 करोड़ 19 लाख रुपए संबंधित जिला परिषदों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। बूंदी, कोटा, अजमेर व राजसमंद जिले भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। द्वितीय राज्य वित्त आयोग
एवं 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु आगामी वर्ष 116 करोड़ रुपए 116 करोड़ 21 लाख एवं 98 करोड़ 19 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में शिक्षा के त्वरित विस्तार की मंशा से ग्राम पंचायत स्तर पर 4 वर्ष पूर्व राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया था, जिससे अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक महिला शिक्षा सहयोगी लगाने का निर्णय लिया जाकर 8000 से अधिक महिला शिक्षा सहयोगियों को नियुक्ति की गई है। वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम इसी वर्ष से प्रारंभ किया गया है। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम हेतु 174 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। आगामी वर्ष इस योजना पर 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 11वें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत भवन विहीन 678 विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना पर कुल 28 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु चलाई जा रही शिक्षाकर्मी तथा लोक जुम्बिश योजनाएं एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु आगामी वर्ष में 69 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बांसवाड़ा जिले में मूक एवं बधिर विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष में 1 करोड़ 73 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जन सहभागी विद्यालय भवन निर्माण योजना के अंतर्गत 70% राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 30% राशि जन सहयोग अथवा छात्र निधि कोष से उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आगामी वर्ष में इस योजना अंतर्गत 2 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विद्यालय भवनों के रखरखाव एवं अतिरिक्त निर्माण के लिए आगामी वर्ष में 3 करोड़ 5 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। आगामी वर्ष में 8400 प्राथमिक एवं 2000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर व अन्य सामग्री हेतु 9 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। 1000 माध्यमिक एवं 1000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नया फर्नीचर तथा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में 15 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु 1 करोड़ रुपए व्यय किए जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर 3745 करोड़ रुपयों का व्यय किए जाना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा पर आगामी वर्ष में 242 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। कॉलेज शिक्षा के व्याख्याताओं के पद रिक्त होने के कारण शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाने में महसूस की जा रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में व्याख्याताओं के 300 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है तथा अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष से राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति के छात्राओं जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु पुस्तक बैंक योजना का प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में तकनीकी शिक्षा हेतु 63 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, खनिज आधारित उद्योगों के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक विरासत, महलों, किलों एवं प्राकृतिक विविधता पर आधारित पर्यटन उद्योग पर निर्भर है। विभिन्न स्थानों पर समय समय पर आयोजित मेलों, त्योहारों एवं हमारे प्रदेश की बहुरंगी संस्कृत विरासत ने देश विदेश के पर्यटकों को सदैव आकर्षित किया है। इन विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विकास की असीमित संभावनाओं को विकसित करने हेतु हमने कदम उठाए हैं। पर्यटकों की यात्रा एवं प्रवास को सुरक्षित, आरामदेह एवं स्मरणीय बनाने हेतु सुदृढ़ कानून व्यवस्था, पर्यटक स्थलों को प्रमुख शहरों से अच्छी सड़कों से जोड़ने, ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करने एवं आवागमन के सुगम साधन उपलब्ध कराने पर हमने बल दिया है। हमारी सरकार द्वारा पर्यटन विकास हेतु अधिकाधिक राशि आवंटित की गई है। अनेक नए स्थलों जिनकी पर्यटन हेतु विपुल संभावनाओं को विकसित किया जा रहा है। पर्यटकों को महत्वपूर्ण किलों एवं स्मारकों को सायंकालीन एवं रात में भव्यता का आभास कराने के लिए फ्लड लाइट की व्यवस्था की गई है। पर्यटन विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से अनेक प्रकार की सुविधाएं व छूट प्रदान की गई हैं। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना अंतर्गत महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जैसे गोगुंदा, हल्दी घाटी व चांवड़ का पर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जा रहा है। विगत 4 वर्षों के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर विकास पर आज 10 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय की गई है। पर्यटन विकास हेतु आगामी वर्ष में 13 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।
आगामी वर्ष चिकित्सा, परिवार कल्याण एवं आयुर्वेदिक सेवाओं पर 1,128 करोड़ 43 लाख रुपए व्यय किए जाना प्रस्तावित है। कतिपय गंभीर व असाध्य रोगों के उपचार हेतु अजमेर, बीकानेर, जोधपुर में समुचित नई चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में चिकित्सा महाविद्यालयों व संबद्ध चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद व आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। आगामी वर्ष में अजमेर में नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियक थोरेसिक सर्जरी तथा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी हेतु 53 लाख रुपए, बीकानेर में नेफ्रोलॉजी व कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हेतु 28 लाख रुपए तथा जोधपुर में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी एवं कैथ लैब संबंधी उपकरण हेतु 3 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न बड़े चिकित्सालयों के लिए रोगिन वाहन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 नए वाहन खरीदने हेतु आगामी वर्ष 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 50 एक्सरे मशीनें खरीदने हेतु 1 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। राज्य के विभिन्न जिला अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या बढ़ाने हेतु आगामी वर्ष 5 करोड़ 79 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इस प्रकार सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गहन चिकित्सा हेतु तथा न्यूरोसर्जरी वार्ड के विकास हेतु 85 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। 13 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हेतु 1 करोड़ 87 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। ब्यावर, अलवर तथा सीकर स्थित राजकीय चिकित्सालयों में बड़ निकायें स्थापित करने हेतु आगामी वर्ष 28 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में कोटपुतली, नाथद्वारा एवं किशनगढ़ में रक्त बैंक स्थापित करने के लिए 31 लाख रुपए, महिला बाग चिकित्सालय जोधपुर में सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने हेतु 48 लाख रुपए तथा कोटा, अजमेर, बीकानेर, जयपुर व उदयपुर स्थित मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में कतिपय सेवाओं के विस्तार के लिए 19 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जयपुर में नवस्थापित राजकीय डेंटल कॉलेज हेतु आगामी वर्षों में उपकरणों की खरीद के लिए 47 लाख रुपए तथा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के हॉस्टल के विस्तार के लिए 45 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में राज्य के 10 जिला चिकित्सालयों में क्षेत्रीय रोग निदान केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 21 करोड़ 96 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। परिवार कल्याण की जनमंगल योजना के लिए आगामी वर्ष 4 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राजीव गांधी जनसंख्या मिशन के निर्देशानुसार राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने तथा जनसंख्या में वृद्धि नियंत्रण के कार्यक्रमों के लिए आगामी वर्ष 5 करोड़ 43 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष नगरीय निकायों को कोर सेवाओं के विकास हेतु 19 करोड़ 88 लाख रुपए, अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ करने हेतु 9 करोड़ 80 लाख रुपए एवं स्लम इम्प्रूवमेंट हेतु 16 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुरूप 33 करोड़ 36 लाख रुपए और चुंगी पुनर्भरण अनुदान के रूप में 427 करोड़ 77 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य के 6 संभागीय शहरों व पुष्कर की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने व पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक की मदद से परियोजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 956 करोड़ रुपए की निविदाएं आमंत्रित की जाकर 554 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। वर्ष 2003-2004 में इस परियोजना पर 413 करोड़ रुपए की राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, जयपुर विकास प्राधिकरण कार्य क्षेत्र में जयपुर शहर के अतिरिक्त 6 नगर पालिका क्षेत्र व 347 गांव भी शामिल हैं। प्राधिकरण की योजनाएं जयपुर शहर के साथ साथ समूचे कार्य क्षेत्र में फैली हुई हैं। प्राधिकरण ने विगत 4 वर्षों में जयपुर के शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त गांवों व कस्बों के विकास पर 47 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के एवं अन्य कार्यों पर आगामी वर्ष जयपुर विकास प्राधिकरण 350 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना है। इनमें 100 करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर व्यय होंगे। राज्य के विभिन्न नगर सुधार न्यासों द्वारा पिछले 4 वर्षों में आम जनता की सुविधाओं से जुड़े अनेक विकास एवं अन्य कार्य करवाए गए, जिस पर लगभग 450 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई है। आगामी वित्तीय वर्ष में विभिन्न न्यासों द्वारा इन इकाइयों पर 240 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय करने की योजना है।
राज्य सरकार ने दिनांक 25 जनवरी 2003 को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है, जिससे सफाई कर्मियों की विभिन्न समस्याओं का प्रभावी निराकरण संभव हो सकेगा। जनवरी 2003 में ऐसी 92 नगर पालिकाओं को 4002 से सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की अनुमति दी गई है, जो इसका खर्चा वहन करने में सक्षम है। समाज कल्याण पर आगामी वर्ष में 316 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार ने समाज के वंचित वर्गों एवं निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। राज्य के छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु आगामी वर्ष 7 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम को अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए ऋण उगाहने के 12 करोड़ रुपए की वर्तमान प्रतिभूति को बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए एवं निःशक्त जन आयोग की वर्तमान प्रतिभूति को राशि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है। वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संघ 2002-2003 में जर्मन सरकार के सहयोग से शुरू किए गए 3 आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थी क्षमता 120 से बढ़ाकर 200 विद्यार्थी प्रति विद्यालय किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में नए विद्यालयों के लिए फर्नीचर एवं आवश्यक उपकरण हेतु 3 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। विकलांग दंपति को उनके विवाह पर दी जाने वाली 5,000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपए किए जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार विकलांग दिवस पर दी जाने वाली पुरस्कार राशि को भी दूना किया जाना प्रस्तावित है। जैसा कि हमने अपने घोषणा पत्र में व्यक्त किया था, महिला सशक्तिकरण को हमारी सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है। हमारे शासनकाल में महिला नीति जारी की गई, महिला रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए, सरकारी सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया गया एवं महिला आयोग का गठन किया गया। माननीय सदस्य मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि लगातार पड़ रहे अकाल का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव गरीब बच्चों एवं महिलाओं पर पड़ा है। इन्हें कुपोषण से बचाने के लिए पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के पूर्व निर्धारित 35 लाख बच्चों एवं महिलाओं के लक्ष्य के साथ साथ अति संवेदनशील बाल विकास योजनाओं के 10,939 आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष तक की आयु के 80 बच्चों की सीमा हटाकर सभी बच्चों तथा 20 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्थान पर सभी ऐसी महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए आगामी वर्ष राज्य योजना अंतर्गत 54 करोड़ 96 लाख रुपए एवं प्रधानमंत्री ग्राम योजना अंतर्गत 53 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। केयर एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत 111 बाल विकास परियोजना हेतु निःशुल्क पोषाहार की आपूर्ति हो रही थी। इन परियोजनाओं हेतु निःशुल्क पोषाहार मिलना बंद हो जाने पर हमने केंद्र सरकार से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता प्रकट करने पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से अबोध बच्चों व कमजोर महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध करा रही है। महिला एवं बाल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर अगले वर्ष में 255 करोड़ 19 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजाति के व्यक्तियों को कृषि, सिंचाई तथा विद्युत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त उनके शैक्षणिक तथा सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से जनजाति उपयोजना, माडा क्लस्टर, बिखरी आबादी कार्यक्रम तथा शहरी विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर 5 करोड़ 45 लाख रुपए, सिंचाई सुविधाओं के विकास पर 27 करोड़ रुपए, विद्युत सुविधाओं पर 4 करोड़ रुपए तथा सामाजिक व सामुदायिक तथा सामान्य सेवाओं पर 119 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। जनजाति कृषकों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से आगामी वर्ष 51 लाख रुपए की लागत से 5 सामुदायिक जल उत्थान योजनाओं का निर्माण तथा 1 करोड़ रुपए की लागत से 2,486 कृषकों को गहरा कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 3 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से एनीकटों, वाटर शेडों, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चरों का निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही 500 से अधिक डीजल अथवा विद्युत पंप सेट करने के लिए 52 लाख रुपए का अनुदान देना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में 29 लाख रुपए की लागत से 1,800 जनजाति परिवारों के घरों को सौर ऊर्जा से विद्युत किया जाना प्रस्तावित है। जनजाति के युवक युवतियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। जनजाति परिवारों को सहकारिता से जोड़ने के लिए
सहकारी समितियों का सदस्य बनाने हेतु आगामी वर्ष 95 लाख रुपए की हिस्सा पूंजी अनुदान उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु आगामी वर्ष 13 आश्रम छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे, जिनसे 650 छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सकेंगे। अब मैं जनहित के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमान, बढ़ती जनसंख्या व आर्थिक मंदी के कारण बढ़ती जनसंख्या व आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी की समस्या समूचे देश में व्यक्त है तथा राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। राज्य के बीपीएल परिवार इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अतः राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों के पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों को मासिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। इस योजना अंतर्गत ऐसे बीपीएल परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं हो के उच्च माध्यमिक स्तर के योग्यताधारी बेरोजगार एक सदस्य को जो 3 वर्ष या अधिक समय से रोजगार कार्यों में पंजीकृत है 300 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए 300 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष की अवधि अथवा रोजगार पाने तक जो भी पहले हो के लिए मासिक सहायता राशि देय होगी। इस योजना के विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। यदा कदा राज्य के प्राचीन मंदिरों देवालयों के रूप में हमारी धरोहर जर्जर होने के विवरण विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होता है। इनमें से कई देवालयों में यथोचित पूजा अर्चना व भोग के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे देवालयों के रखरखाव पूजा अर्चना व भोग के लिए आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान अकाल की परिस्थितियों में हमारे गौधन की जीवन रक्षा करने के लिए गौ सेवा आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगामी वर्ष में गौ सेवा आयोग को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी वर्ष में मदरसों में शिक्षा के आधुनिकीकरण व कंप्यूटर शिक्षा देने व वक्फ संपत्तियों के रखरखाव हेतु 50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि राज्य मदरसा बोर्ड एवं वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य की सेवा में नियुक्त हेतु वर्तमान महिलाओं के लिए 30% पद आरक्षित हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन 30% आरक्षित पदों में से 5% पद विधवा महिलाओं से भरे जाएंगे। उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पूरे 30% पद अन्य महिलाओं से भरे जाएंगे। इस हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु छात्रावासों की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से गैर सरकारी अथवा अन्य संगठनों द्वारा 100 नए छात्रावास स्थापित व संचालित करने के लिए राज्य कोष से अनुदान दिया जाएगा। न्यूनतम 10 व अधिकतम 20 छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करने पर इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। ऐसे छात्रावास के संचालक को भवन उपलब्ध कराने, छात्रों के लिए बिस्तर व बर्तन आदि सुविधा जुटाने के लिए 1 लाख रुपए तक की एक मुश्त राशि व 500 रुपये प्रति माह प्रति छात्र की दर से अनुदान देय होगा। तत्पीय दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय डिस्पेंसरियों में यदा कदा चिकित्सकों के पद रिक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में रहने वालों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित पंचायत राज संस्थाओं को विशेष परिस्थितियों में निकट के स्थान से योग्य निजी चिकित्सकों की आवश्यकता अनुसार सेवाएं लेने के लिए 300 रुपये प्रतिदिन व 1 माह में अधिकतम 2,000 रुपये तक व्यय करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इस हेतु आवश्यक धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वृद्धाश्रम, अनाथालयों, मूक बधिर एवं निःशक्तजनों की संस्थाओं एवं कुछ आश्रमों को वाणिज्यिक स्थान पर घरेलू दर पर बिजली सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी। दरों के अंतर की राशि का विद्युत कंपनियों को पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है कि मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के जरिए असाध्य व गंभीर रोगों से पीड़ित निर्धन असहाय नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार का एक
कोष राजस्थान में उनके जीवन की रक्षा का आधार बन गया है। आगामी वर्ष में राज्य सरकार कैंसर से पीड़ित गरीब रोगियों की चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस कोष में 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ ये घोषणा करता हूँ कि मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी वर्ष में खेल व युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल परिषद को 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अल्प वेतन भोगी राज्य कर्मचारियों के लिए अपने प्रतिभावान बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा दिलवाने का खर्च वहन करना कठिन होता है। अतः राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दृष्टि से राज्य कर्मचारियों के प्रतिभावान बच्चों को ऐसी उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्मचारी शिक्षा कल्याण निधि स्थापना करने का निर्णय लिया है। इस निधि में राज्य सरकार आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपए का अंशदान देगी। राज्य पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लागू की ये योजना की ये मान्यता थी कि राज्य कर्मचारियों के वेतन से प्राप्त अंशदान से बने कोष की राशि के ब्याज से ये योजना चलाई जाएगी। कालांतर में चिकित्सा सुविधा के बढ़ते खर्च एवं पेंशनरों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण उपरोक्त कोष में प्राप्त समस्त राशि भी पर्याप्त नहीं हो सकी है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार यथाशक्ति अनुदान देती रही है। आगामी वर्ष इस कोष हेतु 3 करोड़ रुपए का अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिसे मैं बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूँ। राज्य कर्मचारियों को सेवा का परित्याग किए बिना अपने स्वयं का व्यवसाय करने अथवा अन्यत्र नौकरी करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि राज्य कर्मचारियों को इन कार्य हेतु 5 वर्ष तक अवैतनिक असाधारण अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान किया जाए। इस प्रकार का अवकाश लेने पर कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। यह सुविधा चिकित्सा विभाग के तकनीकी कर्मचारियों व चिकित्सकों, शिक्षकों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना के विस्तृत आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमों को सीमित करने तथा विवादों का शीघ्र समाधान करने के उद्देश्य से संबंधित सचिव की अध्यक्षता में विभागीय समझौता समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति कर्मचारी के सेवा संबंधी विवाद तथा विभागीय कार्यकलापों से उत्पन्न विवादों पर सुनवाई कर निर्णय ले सकेगी। यह समिति न्यायालयों में दायर वादों के संबंध में विचार कर न्यायालय से बाहर समझौता करने की सिफारिश कर सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने अपने वर्ष 2003-2004 के बजट भाषण में जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार द्वारा नई भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बढ़ते पेंशन भार पर आज समूचे देश में बहस चल रही है। समय की आवश्यकता और भविष्य में पेंशन भार को सहनीय बनाने की दृष्टि से नए भर्ती होने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष से केंद्र सरकार के अनुरूप अंशदायी पेंशन योजना लागू की जाएगी। वर्ष 2002-2003 के संशोधित अनुमान। वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमानों में कुल बजट घाटा 1334 करोड़ 6 लाख रुपए अनुमानित किया गया था। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में लगभग 279 करोड़ रुपए की कमी हुई है। इसके अतिरिक्त राज्य के अपने कर राजस्व में भी लगभग 546 करोड़ रुपए की कमी आने की संभावना है, परंतु प्रभावी नियंत्रण रखे जाने के फलस्वरूप राजस्व व्यय में 644 करोड़ रुपए की कमी संभावित है। पूंजीगत खाते में अधिक राशि प्राप्त कर राजस्व प्राप्तियों की कमी को पूरा किया गया है। चालू वर्ष का सकल घाटा कम होकर 529 करोड़ 89 लाख रहना संभावित है। वर्ष 2002-2003 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। राजस्व प्राप्तियां 13,495 करोड़ 74 लाख रुपए, राजस्व व्यय 17,570 करोड़ 56 लाख रुपए, राजस्व खाते में घाटा 4,074 करोड़ 82 लाख रुपए, पूंजीगत प्राप्तियां लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित 17,910 करोड़ 68 लाख रुपए, पूंजीगत व्यय 14,365 करोड़ 75 लाख रुपए,
पूंजीगत खाते में अधिशेष 3,544 करोड़ 93 लाख रुपए, कुल बजट घाटा 529 करोड़ 89 लाख रुपए। वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमान। वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। राजस्व प्राप्तियां 15,425 करोड़ रुपए, राजस्व व्यय 19,097 करोड़ 79 लाख रुपए, राजस्व खाते में घाटा 3,672 करोड़ 79 लाख रुपए, पूंजीगत प्राप्तियां लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित 14,247 करोड़ 27 लाख रुपए, पूंजीगत व्यय 11,400 करोड़ 26 लाख रुपए, पूंजीगत खाते में अधिशेष 2,847 करोड़ 1 लाख रुपए, कुल बजट घाटा 825 करोड़ 78 लाख रुपए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से कर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। अकाल की विभीषिका के बावजूद वर्ष 2002-2003 में दिसंबर 2002 तक राज्य के कर राजस्व संग्रहण में 13% की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार की नीतियां, कुशल प्रबंधन में विभाग के अधिकारियों की लगन एवं मेहनत के कारण ये संभव हो सका है। आज आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 18 अक्टूबर 2002 को समस्त राज्य के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन में सभी राज्यों से 1 अप्रैल 2003 से वैट प्रणाली लागू करने का आग्रह किया था। कि सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी इस आग्रह पर सहमति जताई थी। यह एक हर्ष का विषय है। सभी राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय हित में आम सहमति बनाकर समूचे राष्ट्र में 1 अप्रैल 2003 से वैट कर प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। तदनुसार राज्य में विक्रय कर के स्थान पर वैट कर प्रणाली प्रभावी करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक को सदन के द्वारा पारित करने के पश्चात राजस्थान में भी अन्य राज्यों के साथ 1 अप्रैल 2003 से वैट लागू किया जा रहा है। मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को वैट से संभावित राजस्व हानि के पेटे भरपाई करने की घोषणा की है। केंद्रीय बिक्री कर की दर को भी कम किया जा रहा है एवं अंत में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। वैट कर प्रणाली लागू करने के साथ केंद्र सरकार द्वारा संविधान में संशोधन करके कुछ राज्यों को कुछ सेवाओं पर कर संग्रहण के अधिकार दिए जा रहे हैं। इस तरह कपड़ा, चीनी व तंबाकू पर राज्यों को 4% तक कर लगाने का अधिकार दिया जाना केंद्रीय बजट में प्रस्तावित किया गया है। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि वैट कानून में कर की दरें पूरे देश में एक जैसी होंगी। इन कर दरों के संबंध में अधिसूचना वैट कानून के पारित होने के बाद ही प्रसारित की जाएगी। अतः मैं कर संबंधी कुछ ऐसे प्रस्ताव रख रहा हूं जिनसे उद्योग एवं व्यापार को तकनीकी कारणों से आ रही कठिनाइयों का निराकरण होगा एवं आम जनता को राहत मिलेगी। करावंचन रोकने व राज्य के उद्योग एवं व्यापार को संरक्षण देने हेतु कई वस्तुओं पर विगत वर्षों में प्रवेश कर लगाया गया है। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रवेश कर व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत व सरल बनाने के लिए मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मैं 100% निर्यात करने वाले औद्योगिक इकाइयों को प्रवेश कर से पूर्ण छूट दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इसी तरह उद्योग द्वारा कच्चे माल पर भुगतान किए गए प्रवेश कर की छूट उनके द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर देय कर में से सेटअप के रूप में देना प्रस्तावित करता हूं। इससे उनके द्वारा निर्मित उत्पाद प्रवेश कर भार से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। राज्य में कच्चे माल से भिन्न अन्य वस्तुओं पर भुगतान किए गए प्रवेश कर की छूट उन वस्तुओं के बिक्री पर देय कर में से सेटअप के रूप में देना प्रस्तावित करता हूं। इससे ये वस्तुएं प्रवेश करके भार से मुक्त हो जाएंगी। स्टेनलेस स्टील उद्योग ने पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख उद्योग का स्थान बना लिया है। इससे उद्योग को और प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्टेनलेस स्टील उद्योग के कच्चे माल, इनगोट्स, बिल्ट्स आदि पर प्रभावी 1% प्रवेश कर को घटाकर 0.5% करना प्रस्तावित करता हूँ। फोटोग्राफी फिल्म एवं पेपर, मार्बल, कटिंग मशीन, गैंग सॉ, डायमंड कटर आदि की राज्य से बाहर से खरीद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण राज्य को राजस्व से वंचित होना पड़ता है एवं राज्य के व्यापार में हानि भी होती है।
इसे नियंत्रित करने की दृष्टि से मैं इन वस्तुओं पर 8% प्रवेश कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रवेश कर का इन वस्तुओं की बिक्री पर देय कर में से सेट ऑफ दिया जाएगा। इस प्रभार से केवल कर वंचना की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और कोई अतिरिक्त कर का भार नहीं पड़ेगा। वर्ष 1987 की विक्रय कर प्रोत्साहन कर मुक्ति तथा डेफरमेंट योजनाओं का लाभ लेने वाली औद्योगिक इकाइयों को लाभ प्राप्त करने के पश्चात कम से कम आगामी 5 वर्षों तक औसत उत्पादन का स्तर रखना जरूरी है, अन्यथा उनके द्वारा संबंधित योजना अंतर्गत प्राप्त किए गए सभी लाभ वापस लिए जाने का प्रावधान है। औद्योगिक मंदी, तकनीकी परिवर्तन एवं बदलते हुए आर्थिक प्रवेश आदि कई वाजिब कारणों से अनेक इकाइयों द्वारा नियमानुसार औसत उत्पादन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में इनसे तकनीकी आधार पर ऐसी राशि जो उन्होंने संग्रह ही नहीं की है या जिसका भुगतान अभी दे ही नहीं हुआ है, बिना गुण पर विचार किए वसूल करना उचित प्रतीत नहीं होता। इससे अनावश्यक विवाद एवं आर्थिक कठिनाई भी उत्पन्न हो रही है। अतः मैं ऐसे उद्योगों को राहत देने के लिए मैं वर्ष 1947 की योजना से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ। राज्य में अकाल की विषम परिस्थिति को देखते हुए पशुधन का संरक्षण करना सरकार का अहम दायित्व है। अतः खल तथा डी-ऑयल केक जो मुख्यतः पशु आहार हैं पर वर्तमान 4% बिक्री कर को समाप्त करना प्रस्तावित करता हूँ। उद्योग एवं व्यापार में कुछ तकनीकी कारणों से होने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु मैं पंजीकृत व्यवसायियों से खरीद कर निर्यात हेतु बेची गए ग्रेनाइट को भी इसी तरह अपंजीकृत व्यवसायियों से खरीद कर निर्यात हेतु बेचे गए तिलहन को भी भूतलक्षी प्रभाव से क्रय कर से मुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ। गत वर्षों में मार्बल पर देय क्रय कर को 3% से घटाकर 31 मार्च 2001 तक के लिए 1% किया गया था, जिससे मकराना के छोटे उद्यमों के साथ साथ इस व्यवसाय को काफ़ी राहत मिली है। मैं ये छूट अब 31 मार्च 2003 तक देना प्रस्तावित कर रहा हूँ। इसी प्रकार से पंजीकृत डीलर्स द्वारा अपंजीकृत व्यवसायियों से खरीदकर गुड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर CST जमा कराने की स्थिति में ऐसे क्रय व्यवहारों को दिनांक 31 मार्च 1999 तक से कर मुक्त किया गया था। मैं अब इस कर मुक्ति को दिनांक 31 मार्च 2003 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। विदेशों से आयातित टेक्सटाइल पर नियमानुसार कस्टम ड्यूटी तथा राज्य में प्रवेश कर का भुगतान किए जाने के बावजूद तकनीकी कारणों से इनकी बिक्री पर कर का दायित्व कम किया जा रहा है। इससे व्यवसाय का पड़ोसी राज्यों में पलायन होने लगा है। व्यवसाय के पलायन को रोकने के लिए दिनांक 26 मार्च 1999 से 31 मार्च 2003 तक इस दोहरे कर से मुक्त करने का प्रस्ताव कर रहा हूं, लेकिन इस पर प्रवेश कर यथावत लागू रहेगा। राजस्थान स्वस्थ मनोरंजन समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता है। सिनेमा वर्षों से एक महत्वपूर्ण मनोरंजन का साधन रहा है। विगत वर्षों में नए मनोरंजन के साधन जैसे दूरदर्शन, केबल टीवी का विस्तार आदि के कारण पुराने सिनेमा घरों को प्रतिस्पर्धा में टिकना कठिन हो गया है। कई सिनेमा घर बंद हो गए हैं या बंद होने के कागार पर हैं। इसलिए इस लोकप्रिय मनोरंजन के साधन के विकास के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्तमान में प्रदेश में मनोरंजन कर की दर 100% है। जनहित में मैं मनोरंजन की दर को घटाकर 70% करने का प्रस्ताव रखता हूँ। सिनेमा घरों पर लागू प्रति शो अतिरिक्त मनोरंजन कर शो टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रख रहा हूँ। मनोरंजन कर के संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्तमान में लागू कंपोजिशन स्कीम की जगह एक नई कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल 2003 से लागू की जाएगी। सिनेमा घरों में दर्शकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए यूटिलिटी फीस लेने की छूट दी गई है। यूटिलिटी फीस की राशि को 1 रुपये टिकट से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति टिकट करना प्रस्तावित करता हूँ। बड़ी यूटिलिटी फीस का लाभ केवल कंपोजिशन स्कीम अपनाने वाले सिनेमाघर अथवा वातानुकूलित सिनेमाघर ही उठा सकेंगे। राज्य में निर्माणाधीन तथा नए बनने वाले सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ड्राइव इन सिनेमा अथवा पुराने सिनेमा के परिवर्धन या नवीनीकरण आदि में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए नई मनोरंजन कर से छूट प्रोत्साहन योजना को 1 अप्रैल 2003 से लागू किया जाएगा। राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र को बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने पर्यटन विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में पर्यटन की महत्व अनेक प्राचीन स्मारक हैं जिनका धनाभाव की वजह से पर्याप्त रखरखाव नहीं हो पा रहा है। होटलों में महंगे कमरों पर विलासिता कर लिया जा रहा है, जिससे गत वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपए की राजस्व आय हुई है।
मैं विलासिता कर से होने वाली राजस्व आय के बराबर राशि को ऐसे प्राचीन स्मारकों तथा पर्यटन महत्व के स्थलों पर संरक्षण, रख रखाव व पर्यटन विकास के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। आवश्यक प्रावधान संबंधित विभागों के व्यय बजट में कर दिया जाएगा। महोदय, आपको विदित है कि उप पंजीयकी के कार्यालयों में पंजीयन हेतु 40 किस्म के कागजात पेश किए जाते हैं। इनमें से 3 किस्मों का पंजीयन आधे घंटे में एवं शेष 24 घंटों में पंजीयन करने की व्यवस्था कुछ पंजीयन कार्यालयों में आरंभ कर दी गई है और यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू की जा रही है। इससे आम जनता उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन कराने में सुविधा होगी। प्रदेश में नया किराएदारी कानून लागू होने जा रहा है। 20 वर्ष से कम अवधि की लीज डीड किराएनामों पर देय स्टाम्प शुल्क की वर्तमान दर को घटाकर आवासीय लीज पर 1 वर्ष के औसत किराए की राशि का 1% और व्यावसायिक लीज पर 1 वर्ष के औसत किराए की राशि का 2% लिया जाना प्रस्तावित है। 20 वर्ष या इससे अधिक की लीज डीड पर देय स्टाम्प शुल्क की दर में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। राज्य में नियोजन अवसर, आर्थिक विकास एवं उद्योग अन्य क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नवीन प्रोत्साहन योजना को लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना अंतर्गत प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित किया जाएगा। बजट में आवश्यक प्रावधान करके निवेशकों को पूंजी विनियोजन एवं रोजगार सृजन के आधार पर सहायता दी जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा यह योजना 1 माह के अंदर बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (BD) को प्रस्तुत की जाएगी। महोदय, आपको विदित है राज्य के 10 जिलों के नगरीय क्षेत्रों में भूमि एवं भवन कर लागू है। भूमि एवं भवन कर के अतिरिक्त जन सामान्य को गृह कर, अर्बन असेसमेंट भी जमा कराना पड़ता है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों पर कर भार का भारी बोझा पड़ रहा है। इस कर के बोझ से राहत देने के लिए मैं दिनांक 1/4/2003 से भूमि एवं भवन कर को समाप्त करना प्रस्तावित करता हूँ। पुराने कर दायित्वों के प्रकरणों का निपटारा करने के लिए एक नवीन कंपोजिशन स्कीम लाई जाएगी ताकि कर की पुरानी देनदारियां का भी शीघ्र निपटारा हो सके। वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों में 825 करोड़ 78 लाख रुपए का अनुपूरित घाटा छोड़ा गया है। इस अपूरित घाटे को बेहतर कर संग्रहण और परिहार व्यय पर नियंत्रण से कम करने का प्रयास किया जाएगा। मैं वर्ष 2003-2004 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूं। अन्य बजट पत्रों के साथ में अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। मैं इन बजट प्रस्तावों को माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदन प्रस्तुत कर रहा हूं। अकाल के लिए तो कुछ करो। वित्त मंत्री जी, राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित करने की घोषणा तो करो। राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित करने की बात सुनना नहीं चाहते हैं कोई बात। राजस्थान चल रहा है, दिल्ली जाओ ना। प्रदेश को ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। फसल बीमा योजना इसमें नहीं है। द्वार उल्लेख किया अकाल का। राजस्थान के ऊपर अकाल का भयंकर संकट है। इसको अभावग्रस्त घोषित किया है, न कि अकाल प्रभावित। विधायी कार्य प्रस्तावित किए जाने वाले विधेयक वित्त विधेयक 2003 और जनता आपसे अपेक्षा करती थी आज इस बजट में आप कहीं उसको राहत देंगे और राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2003 को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। मैं राजस्थान वित्त विधेयक 2003 को प्रस्तावित करता हूँ। राजस्थान चल रहा है।
राजस्थान मूल्य परिवर्तित विक्रय कर विधेयक 2003 वित्त मंत्री जी। मैं राजस्थान मूल्य वर्धित विक्रय कर विधेयक 2003 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान मूल्य परिवर्तित विक्रय कर विधेयक 2003 को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। तो पक्ष में वो आ गए, तो विपक्ष में वो ना गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। मैं राजस्थान मूल्य परिवर्तित विक्रय कर विधेयक 2003 को प्रस्तावित करता हूं। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 6 मार्च 2003 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।